गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है बैंकों के साख निर्माण की विधियाँ, यानी कि बैंक साख का निर्माण कैसे कैसे करते हैं। क्योंकि बैंक का जो पूरा बिजनेस है या बैंक का जो पूरा कार्य है वो साख निर्माण पर डिपेंड करता है। साख निर्माण का मतलब है पैसा उधार देना, जो जमा आया है उसको कुछ प्रतिशत उसका रखकर लोगों को या इंडस्ट्रीज़ को या फर्म को उधार देना, जिससे जो उसका इंटरेस्ट आएगा वही उसकी इनकम होगी। तो ये बैंक कैसे कैसे साख का निर्माण करते हैं वो आप देखेंगे। नगद अथवा साख जमा द्वारा साख का निर्माण। व्यापारिक बैंक नगद जमाओ अथवा साख जमाओ द्वारा भी साख का निर्माण करते हैं। बैंक अपने पास जो जमा राशि होती है उस पर ऋण देते हैं। तो जो जमा ऋण है जो जमा की संतान है और जमा है जो ऋण की संतान है। अर्थात नगद जमा जो ग्राहकों द्वारा जो बैंकों के पास जो जमा की जाती है उसे हम प्रारंभिक जमा कहते हैं। जिसमें हमने प्राथमिक कार्य में बैंक के कार्यों में देखा था कि प्राथमिक कार्य वो है कि लोग जो भी ग्राहक है हमारा चालू खाते के रूप में, स्थायी खाते के रूप में, आरडी के रूप में, रिटायरमेंट खाते के रूप में, करंट अकाउंट्स के रूप में पैसा जमा कराता है। तो जो पैसा ग्राहक बैंकों के पास जमा कराता है उसे ही हम प्राथमिक जमाएं कहते हैं। तो बैंक क्या करते हैं, जो उनके पास जमाएं होती हैं उन जमाओं का नगद में जो जमाकर्ताओं द्वारा बैंक में जो नगद जमा कराई जाती है, बैंक उन जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत, जैसे 10% लगा लीजिए आप या 20% लगा लीजिए, जो भी एक निश्चित प्रतिशत है वो अपने पास नगद रखता है और शेष राशि को वो क्या करता है, ऋण के रूप में दे देता है। इस प्रकार बैंक इन नगद जमाओं के आधार पर क्या करता है, क्रेडिट क्रिएशन या साख का निर्माण या साख का सृजन करता है। क्योंकि जो ग्राहकों ने बैंकों के पास राशि जमा कराई उसको बैंक उस राशि का कुछ प्रतिशत रख के उसको उधार दे देता है। क्योंकि बैंक ये जानता है कि जो भी जितने भी लोगों ने जो बैंकों के पास राशि जमा कराई है वो एक साथ पैसा लेने नहीं आएंगे, ये मानकर चलते हैं कि इतने लोग ही पैसा लेने आएंगे। तो उसी एवज में वो, जैसे उसके पास मान लो 1 लाख की प्राथमिक जमा है तो वो 10% यानी कि 10,000 रुपये अपने पास रखकर शेष 90,000 रुपये उधार दे देंगे। नेक्स्ट है इसी में साख जमा अथवा व्युत्पन्न जमा। साख जमा से तात्पर्य उन जमाओं से है जो बैंक अपने ऋणी को ऋण देते समय उसके खाते में जमा। और ऊपर जो प्रारंभिक जमा आई थी उसका 10% बैंक ने अपने पास रखकर 90,000 क्या करा, उधार दे दिया। और 90,000 जो उधार दिया वो ग्राहक को नगद में ना देकर क्या करा, उसके खाते में जमा कर दिया और उसको ऋणी आवश्यकता अनुसार निकालता रहता है। इस प्रकार से वह ऋण में जो बैंक का जो नगद ऋण ना देकर ऋणी को जो खाते में दिया तो वो राशि बैंक के पास ही है, तो ऋणी उसे अपनी इच्छा अनुसार निकालता रहता है। तो ये जरूरी नहीं कि ऋणी इसको एक साथ निकाले। तो बैंक क्या करते हैं, जो ऋणी के खाते में जो राशि जमा होती है उसके एवज में फिर उधार दे देते हैं। तो यानी कि जो उधार दिया वो बैंक के खाते में जमा कर दिया ऋणी के में, और फिर उसके एवज में जो उधार दे देते हैं उसे ही व्युत्पन्न जमा या साख जमा कहते हैं। क्योंकि ये नगद जमा के परिणाम स्वरूप उपलब्ध होती है, इस प्रकार की जमा को ही साख जमा कहते हैं। क्योंकि नगद जमा दिया हमने, नगद जमा ऊपर वाले में देखा कि जो प्रारंभिक जमाएं थी हमने उनका एक निश्चित प्रतिशत यानी कि हमने माना था 10% रखकर सारा उधार दे दिया। अब वो जो सारा उधार दिया 10% के बाद जैसे 90,000 बचा वो हमने उसके खाते में डाल दिया। अब जब हमने उसके खाते में डाल दिया तो उसके ऊपर फिर हमने उसको ऋण इशू कर दिया और ग्राहकों को ली। तो इसे ही साख जमा या व्युत्पन्न जमा कहते हैं। क्योंकि ऋण जमा की संतान है, जमा ऋण की संतान है। जमा से ऋण हुआ, फिर ऋण से क्या हुई, जमा हुई, और ये प्रोसेस चलता रहता है और इसी से बैंक अपना बिजनेस करते रहते हैं। नेक्स्ट है विनिमय बिलों की कटौती द्वारा साख सर्जन। जो व्यापारिक बैंक है, जो विनिमय बिलों, बिल ऑफ एक्सचेंज,
प्रतिज्ञा पत्र है, हुंडियाँ हैं, प्रतिभूतियाँ हैं आदि की कटौती एवं क्रय विक्रय के द्वारा भी साख का निर्माण करते हैं। सामान्य रूप से विनिमय बिल अनेक व्यक्तियों को हस्तांतरित किए जा सकते हैं जो नकद भुगतान की तरह ही दायित्व का निपटारा करते हैं, क्योंकि जो विनिमय बिल है वो निश्चित अवधि के बाद पूरे होंगे तो वो मैच्योर हो जाएंगे तो उनका पेमेंट हो जाएगा। तो नकद भुगतान की तरह ही दायित्व निभाते हैं। इस कारण के द्वारा भी ऋण दिया जा सकता है। इस पर बैंक विनिमय बिलों की स्वीकृति और कटौती के द्वारा भी साख का सृजन करता है। जैसे कोई अपने बिल और उनको पैसे की आवश्यकता हो गई, विनिमय बिल और ये क्रेता विक्रेता को देता है कि भाई मैं दे दूंगा, लेकिन अगर एक निश्चित समय के लिए विक्रेता को पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो विक्रेता बैंक जाता है और इस विनिमय बिल को वहाँ प्रस्तुत करता है और पैसे ले आता है। तो बैंक लगभग ब्याज के बराबर इस पर कमीशन काट लेते हैं और जो विक्रेता होता है या जो भी जिसके पक्ष में ये लिखा जाता है उसको उसकी राशि काट कर पेमेंट कर देता है। और जब वो मैच्योर हो जाता है यानी कि परिपक्व हो जाता है या उसकी अवधि पूरी हो जाती है तब वो क्रेता से उसका वसूल कर लेता है। अगर 1% क्रेता उसका भुगतान नहीं करता है, ये मान लो कि क्रेता ने उसका भुगतान नहीं करा, तो फिर बैंक विक्रेता से ही वसूल कर लेता है, क्योंकि उसने पैसा किसको दिया था, विक्रेता को दिया था, ना कि क्रेता को दिया था। तो आप देखिए कि नगद या प्रारंभिक जमाओं द्वारा भी साख का निर्माण हुआ, फिर जो साख का निर्माण हुआ उस साख से भी साख का निर्माण हुआ, और विनिमय बिल और कटौती बिल के द्वारा भी हुआ। और कई बार जो व्यापारिक बैंक तो नहीं लेकिन आरबीआई, क्योंकि नोट छापने का काम आरबीआई का है, व्यापारिक बैंकों का नहीं है। तो आधुनिक समय में जो केंद्रीय बैंक है वो नोट निर्गमन द्वारा भी साख का निर्माण करते हैं, क्योंकि व्यापारिक बैंकों को ये अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार केंद्रीय बैंक नोट निर्गमन द्वारा साख का निर्माण भी करते हैं और साख का नियंत्रण करने की भी क्षमता आरबीआई के पास ही होती है। वो जो रेट है वो बढ़ा देती है या रेटें किस तरीके से कर देती है कि उस पर कंट्रोल भी कर सकती है, और बैंकों को इंस्ट्रक्शन भी दे सकती है कि आपको इस लिमिट से बाहर टैक्स नहीं देना। कहीं पर इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है और उसको कंट्रोल करने के लिए भी जो आरबीआई है वो कॉमर्शियल बैंकों को निर्देशित कर सकती है कि भैया जैसे अभी हमने देखा कि जो जमा है प्रारंभिक जमा है उनके लिए 10% हमने मानी। अगर आरबीआई व्यापारी बैंकों से कह देती कि आप 20% रखिए या 30% रखिए तो उनके पास ऋण देने के लिए क्या होगा, कम राशि बचेगी। जैसे 1 लाख का हमने 10% करा था तो 90,000 रुपये उधार दे दिए, लेकिन अगर आरबीआई को उस पर क्रेडिट कंट्रोल करना है तो वो कहती है 30% आपको अपने पास रखना, तो बैंक कितना उधार दे पाएगी, 70,000 ही दे पाएगी। तो इस तरीके से साख बैंक केंद्रीय बैंक साख का निर्माण भी कर सकती है नोट निर्गमन द्वारा, और कंट्रोलिंग की पावर भी होती है, तो वो व्यापारिक बैंकों को आदेशित भी कर सकती है। धन्यवाद।